हेलो एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं 5 ईयर प्लान का। जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो 7th to 12th 5 ईयर प्लान को कवर करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू 6th 5 ईयर प्लान को कवर करा है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग, इससे पहले मैं बता दूं, ये हमारा वेबसाइट है skynomicsacademy.com और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी करनी है क्लासेस के रिगार्डिंग या कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों का जो भी डाउट है वो आप लोग यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं 7th 5 ईयर प्लान। तो द टारगेट ग्रोथ रेट जो रखा गया था 7th 5 ईयर प्लान, उसमें 5% रखा गया था एंड एक्चुअल ग्रोथ इज 6%। देखो, जो 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान, कहीं ना कहीं 6th 5 ईयर प्लान को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना गया था हमारे देश के लिए और कहीं ना कहीं वहीं से एक एलपीजी का एक रिफॉर्म शुरू हो गया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारा इकोनॉमी जो है वो ओपन होने की शुरुआत हो चुके थे। तो जब 7th 5 ईयर प्लान आया तो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ वो 6% हुआ। ठीक है, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या कि लोगों के पास पैसा भी बढ़ा धीरे धीरे, मतलब क्या कि जो लोगों के पास कितना मनी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो 7th 5 ईयर प्लान वाज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त और उसको लीड कौन कर रहे थे? राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। The plan laid a stress on improving the productivity level of industry by upgrading the technology। और कहीं ना कहीं हम लोगों का यह जो जोर था वो किस पर था? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लाया जाए और हमारे फैक्ट्रीज को, हमारी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि लेबर को काम मिलेगा, लेबर को काम मिलेगा तो क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक साथ ही काम करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, The main objective were establish a growth in the areas increasing economic productivity, की वैसे एरियाज पर काम किया जाए जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन मतलब क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस किया जाए ताकि एग्रीकल्चर जो भी किसान है या किसान भाई बंधु हैं वो लोग भी अच्छे से अपने इनकम को जनरेट कर पाए। जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कराना। मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छे से जनरेट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े पोस्ट पर सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सोशल जस्टिस के थ्रू, मतलब जो एसटी एससी के कैटेगरी के लोग थे, एसटी एससी के, तो उन लोगों को भी एक तवज्जो देना चाहिए और उस हिसाब से ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था 7th 5 ईयर प्लान का। इसका आउटकम क्या हुआ वो हम लोग एक बारी देख लेते हैं। आउटकम क्या हुआ था? आउटकम हुआ था स्टेडी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इस वजह से जो बहुत तेजी से ग्रोथ आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में खास कर। ठीक है, कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और महंगाई कम हो गई थी। महंगाई इन द सेंस कि फूड ग्रेन का जो भी, जब हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा ओपन किया गया तो ओपन करने की वजह से क्या हो गया था कि जो फूड प्राइसेस थे वो बहुत ऊपर चला गया था। जो फूड प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से महंगाई, मतलब क्या, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया था, मतलब सामान महंगा बिक रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो इनकम, जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा भी था वो कहीं ना कहीं डाउन होते चला जा रहा था। तो लेकिन इस वक्त में, मतलब 7th 5 ईयर प्लान में कंट्रोल किए गए इन्फ्लेशन को। बैलेंस ऑफ पेमेंट गॉट स्ट्रॉन्गर। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन रिजर्व हमारा किस तरीके से बढ़ा, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था और कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छे इकोनॉमिकल पाथ पर चलने की बात की है और कहीं ना कहीं हम लोग चल पड़े थे। ठीक है, बेस्ड ऑन द 15 ईयर पीरियड ऑफ striving towards steady growth, a 7th 5 year plan was focused on achieving the prerequisite of self-sustaining growth by the year 2000। और कहीं ना कहीं ये टारगेट लिया गया कि 2000 तक हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है। मतलब ऐसा ना हो कि फूड के लिए हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब एक ऐसा इकोनॉमी बना लेना है कि जो हम लोग खुद सस्टेन कर पाए। कभी भी कोई भी चीज, जैसे ये कोविड-19 आया तो इसमें अभी हम लोग क्या खुद से सस्टेन कर गए ना, लेकिन अगर उस वक्त का माहौल रहता तो हम लोग उस वक्त इससे और ज्यादा मौतें होती, गरीबी से, भुखमरी से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो प्लानिंग करी थी उस पर हम लोग अमल करने की बात
किया गया 7 5 ईयर प्लान कि 2000 तक हम लोग एक सेल्फ रिलायंट इंडिया हो जाना चाहिए, मतलब कहीं से ज्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, खास कर फूड ग्रेन्स को लेकर, ठीक है, फूड ग्रेन्स को लेकर। तो एक्सपेक्टेड अ लेबर फोर्स टू ग्रो, और लेबर फोर्स की बढ़ने की बात की गई। 39 मिलियन पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 4% पर ईयर, और क्या 4% पर ईयर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात की गई। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ चुके थे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हो गया, 1991 और 1992, मतलब 1991 और 1992 में क्या एनुअल प्लान को रेगुलेट करने की बात की गई। द 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक ऑफ, वो जैसे 7th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, ठीक है, 1990 में, तो वो तुरंत नहीं स्टार्ट किया गया। क्यों भाई? ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंजिंग हो रही थी। मतलब हम लोग अचानक से ओपन किया अपनी इकोनॉमी को, हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट को प्रोसेस दे सके, हम लोग अपने कंट्री को कैसे डेवलप कर सके, उस पर भी बात की गई। एट अ सेंटर ऑफ एंड द ईयर 1992, मतलब क्या 1990 से लेकर 1992 तक कहीं ना कहीं हमारा जो फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन था उसको एनुअली ट्रीट करने की बात की गई। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छे पाथ पर चल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं इसी को कंटिन्यू करना ही ठीक बात है, इसलिए 5 ईयर प्लान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय की गवर्नमेंट की सोच ये थी। The 8th plan was finally formulated from the year 1992 to 1997, और 1997 में और इसी पीरियड के दौरान एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को ओपन किए थे। हम अपने इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब क्या कि कोई भी दूसरा कंट्री, मतलब अगर फॉरेन कंट्री आके हमारे देश में प्लांट लगा सकता है, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पूरा बिजनेस को कर सकता है, जो हम लोगों ने मना कर रखा था। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि 1989 के आसपास हमारे पास मतलब 7 दिन का पैसा बच गया था। कितने दिन के लिए? 7 दिन का ही पैसा मतलब बच गया था हमारे इकोनॉमी को। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिए थे, और हम लोग अपनी इकोनॉमी को एलपीजी रिफॉर्म के तहत रिफॉर्म किया गया था, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा सके और हम लोग और मजबूत बन सके। तो 8th प्लान क्या था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आई थिंक सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों एनुअल प्लान को कंसिडर किया गया, और 8th 5 ईयर प्लान 1992-1997 में आया। चलिए 8th 5 ईयर प्लान को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। 8th 5 ईयर प्लान क्या था? द टारगेट ऑफ ग्रोथ was 7.1% एंड एक्चुअल was 6.8%। यहाँ से थोड़ा सा डीप हो गया। जो हम लोगों ने टारगेट रखा था एक्सपेक्टेशन से, क्या कि हम लोगों ने कि 7.1% जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा, लेकिन नहीं हो पाया, और एक्चुअली हुआ कितना? 6.8%, ठीक है। 1989 to 1991 was a period of economic इनस्टेबिलिटी, और इस वक्त में जो 3 साल का पीरियड था वो कहीं ना कहीं हम लोगों का इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंज हो रहा था, इस वजह से पैसे की कमी हो गई हमारी इकोनॉमी में, और इसीलिए हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, और WTO और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने की जरूरत पड़ी। और उन्होंने ये बोला कि एलपीजी रिफॉर्म आप लोग करोगे, मतलब आप दूसरे कंट्री को अगर परमिशन दोगे अपनी कंट्री में काम करने के लिए, तभी हम आपको पैसा देंगे। तो इंडिया फेस द क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब क्या फॉरेक्स रिजर्व जो था उसका क्राइसिस पड़ गया था। लेफ्ट विद अ रिजर्व ऑफ $1 बिलियन, मात्र इतना पैसा ही बच गया था हमारे पास। इस वजह से हम लोगों को रिफॉर्म करना पड़ा। पीवी नरसिम्हन राव वाज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ कांग्रेस पार्टी, और उस वक्त के हेड कौन थे? नरसिम्हा राव। और मनमोहन सिंह उस वक्त के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं एक एलपीजी रिफॉर्म आया, और हम लोग अपनी कंट्री को, हमने अपनी इकोनॉमी को उभार कर ले गए। इसीलिए मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इकोनॉमी में, कि हमारी इकोनॉमी के रिफॉर्म में, ठीक है।
इट वॉज द बिगनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। और ये एक शुरुआत था कि एलपीजी रिफॉर्म जो हम लोगों ने करी थी उसको आगे ले जाने की बात की गई। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को मॉडर्न किया जाए, किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाया जाए। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होगा तो क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारे देश का भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट या एक स्टेबल इकोनॉमी बन सकेगा आगे चलकर। ठीक है, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ, इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हम लोग बन गए थे 1 जनवरी 1995 में। हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करा और इस वक्त मतलब 1995 में हम लोगों ने ज्वाइन करी। The target growth rate was 5.6% and the actual growth rate was 6.8% बोला गया। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 7.1% पहले रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर 5.6% कर लिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आई हमारी इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म के तहत। चलिए, आई होप सो 8 5 ईयर प्लान आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब 9th पर चलते हैं। 9th 5 ईयर प्लान क्या था? द 9th 5 ईयर प्लान केम आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस। कहीं ना कहीं हमारा 50 साल पूरा हो गया था। 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, तो 50 साल के बाद क्या हो जाता है 1997। तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों ने क्या करा कि एक पूरा इकोनॉमी सिस्टम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसका 50 साल हम लोग मना रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ चुकी थी, was the Prime Minister of India during the 9th 5 year plan, and the 9th 5 year plan tried primarily to use of a latent and unexplored economic potential of the country to promote economic and social growth। कि हम लोगों ने जिस सेक्टर पर जो अनएक्सप्लोर्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल था उस पर हम लोगों ने काम करा। थोड़ा सा माइनिंग वगैरह, कोल वगैरह पर ज्यादा हम लोगों ने फोकस करा, ताकि हमारा इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट हो सके। और इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट होगा तब कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी में जैसे रोड बनेगा, हाईवे बनेगा अच्छे तरीके से, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। तो 9th 5 year plan also saw a joint effort from the public and private, और कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को साथ ही साथ इंट्रोड्यूस किया गया कि किस तरीके से हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 9th 5 year plan had a total public sector plan outlay was मतलब क्या था, करीबन $, कितना था 120 बिलियन $। था। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमारे जो 50वें सालगिरह पर, कहीं ना कहीं हमारे देश की आजादी के 50वें सालगिरह पर एक तोहफे के रूप में दिया गया और इसे आगे बढ़ा गया। 9th 5 year plan focused on the relationship between the rapid economic growth, कि किस तरीके से हम अपना इकोनॉमी को रैपिडली बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या कि एक तेजी से बढ़े भी और साथ ही साथ हम लोग क्वालिटी भी मेंटेन करके चलें, क्योंकि अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके पास पैसा आ रहा है, जो आज का भी वही कंडीशन है हमारे देश का, कि मतलब क्या कि और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। तो हम लोग आज तक इस पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बना पाए। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक ऐसा पाथ हो, बुद्धा वाला पार्क हो, कि उस पर अच्छे से चल सके और साथ ही साथ दोनों मिलकर, मतलब एक जो अमीर व्यक्ति है, जो अमीर एक इंटरप्राइजेस है या अमीर जो भी कंपनीज है, वो किस तरीके से पुअर को देख के चले, किस तरीके से उनकी नीड पर सहायता दे। तो कहीं ना कहीं एक इसीलिए बात की जाती है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जरूरी था। उस वक्त किया गया लेकिन उतना सफल तो नहीं हुआ, लेकिन ट्राई अंटिल यू आर सक्सेस, इसीलिए अभी भी ट्राई चलते ही जा रही है। अब देखो कब तक होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हम लोगों ने फोकस करा था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस में क्या हुआ, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ था 9th 5 year plan का। तो 9th 5 year plan अचीव द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5.4% अचीव ग्रोथ रेट किया है, टारगेट अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 6.5 हम लोगों ने ग्रोथ रेट रखा था, लेकिन 5.4% हुआ। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर कितना ग्रो किया, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ किया 2.1% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 4.2 हम लोगों ने रखा था, लेकिन ग्रोथ 2.1%। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ मतलब क्या, सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रोथ हुआ was 4.5 which was higher than the target 3%, और 3% इंडस्ट्री पर रखा गया था, लेकिन ये माइनिंग की वजह से या कुछ और अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर की वजह से ये धीरे धीरे बढ़ता ही
चला गया था। तो इसीलिए जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो अच्छे से बढ़ पाया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जो कि 9th 5 ईयर प्लान था। तो यहाँ तक आई होप सो समझ में आ गया होगा। और सर्विस सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है, ठीक है, अब टर्सरी सेक्टर, तो जो टर्सरी सेक्टर था उसका भी ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ 7.8%। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था वो आईटी जो हब बनाने की बात की गई थी, या कहीं ना कहीं इन टेक्नोलॉजी को, नया नया टेक्नोलॉजी अपने देश में कैसे बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट कैसे हुआ जाए 2000 तक, तो इसकी भी बात साथ में साथ की गई। इसीलिए जो सर्विस सेक्टर है वो अच्छे से ग्रोथ किया है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था मतलब हर साल जो हम लोग ग्रोथ कर रहे थे वो कितना कर रहे थे? 6.7%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डेटा। ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोग इस पर फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे टेंथ प्लान देखते हैं कि 10th 5 ईयर प्लान क्या था, कि जो 10th था वो 10th 5 ईयर प्लान कैसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ। तो अटेंड 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर, जो हम लोगों ने 6.7% एनुअली ग्रोथ कर रहे थे वो अब हम लोग कितना 8% पर आ गए थे, कि 8% हम लोग पूरे मतलब साल भर में या कहीं ना कहीं हर ईयर मतलब 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, मतलब ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें हम लोगों ने कितना ग्रोथ करा था? 8.8% पर ईयर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट मतलब क्या कि कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में कमी आई। गरीबी रेखा इन द सेंस क्या, गरीबी रेखा में जो भी लोग थे वो ऊपर उठ गए थे, अबव पॉवर्टी लाइन आ गए थे, अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल कैटेगरी में आ गए थे बाय 5% बाय 2007, मतलब 2007 में 5% से ऊपर आ गए थे। मतलब कहीं ना कहीं 5% जो लोग, जितने भी लोग थे, अगर 100 लोग गरीब थे उस वक्त, अगर मान लो लेट अगर 100 गरीब थे, तो अब वो 5 लोग मतलब क्या 95 लोग ही करीब बच गए थे, 5 लोग अब अबव पॉवर्टी लाइन पर चले गए थे। तो प्रोवाइडिंग अ गेनफुल एंड हाई क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट एडिशनल टू द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पर बहुत काम किया गया। क्यों? क्योंकि लेबर फोर्स की वजह से ही हमारा इकोनॉमी जो है और तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि हमारा देश क्या है कि चीप लेबर ज्यादा प्रोवाइड करता है। अगर चीप लेबर रहेगा तो हमारा देश और अच्छे से इंक्रीमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा कि चीप लेबर तो पहले से ही, तो हमें सिर्फ प्लांट सेटअप करने की बात की जाएगी, उसके बाद हमारा इकोनॉमी तो दौड़ उठेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आई थी। रिडक्शन इन जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेजेस रेट एटलीस्ट 50% बाय 2007, 50% कमी आ गई किसमें कि वेजेस रेट में, मतलब एटलीस्ट 50% जो रिडक्शन हुआ था जेंडर गैप में, खास करके क्या कि पहले लोग थे मतलब क्या कि मेल और फीमेल का रेशियो में कहीं ना कहीं बराबरी दिखना शुरू हुआ था उस वक्त से, और वेजेस रेट में भी एटलीस्ट 50% का रिडक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे थे। 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस, और 20 पॉइंट का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज पर फोकस करेंगे तो उस पर भी बात की गई। ठीक है, और टारगेट ग्रोथ रेट 8.1% हो गया, अचीव 7.7%। टारगेट इतना रखा गया था लेकिन अचीव हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से किया 7.7%। इसी 10th 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने ख्वाब देखने लगा क्या कि हम लोग डबल डिजिट अपने जीडीपी को ले जा सकते हैं 10% का। तो कहीं ना कहीं उस वक्त से ख्वाब देखना शुरू कर दिया गया था उस गवर्नमेंट से, जो भी उस वक्त के गवर्नमेंट थे। The 10th 5 year plan was expected to follow the regional approach rather than the sectoral approach to bring down the regional inequality। और कहीं ना कहीं रीजनल इनइक्वालिटी मतलब क्या कि साउथ के लोग हो सके, ठीक है, या नॉर्थ के लोग, तो इन दोनों में कोई झगड़ा ना हो, मतलब एक दोनों में एक समझौता बना रहे। तो खास करके हम लोग रीजनल पर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रीजनल अप्रोच। ठीक है, रीजनल अप्रोच फॉलो करने लगे। किस तरीके से, अगर नॉर्थ वाला अगर गरीब है, नॉर्थ वाला राज्य अगर गरीब है तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। साउथ वाला थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा उस पर कम पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि हम लोग एक फेडरल कंट्री है। तो कहीं ना कहीं ब्रिंग डाउन द जो भी रीजनल इनइक्वालिटी था उसको बात की कम की गई। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्थ वाले अपने आप को शेर समझ रहे हैं और साउथ वाले भी अपने आप को शेर समझ रहे हैं। तो उस बातों को लेकर एक नॉर्थ साउथ का जो भी कॉम्बिनेशन है, आज भी बहुत नॉर्थ साउथ लड़ते हैं। क्यों? जीएसटी के पैसे को लेकर। वो हम लोग जीएसटी वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से जो एक रीजनल इनइक्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा भी है, थोड़ा सा कम भी हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो 10th 5 ईयर प्लान आप लोग
समझ गए होंगे, आई थिंक सो। 11th 5 ईयर प्लान क्या था? 11th 5 ईयर प्लान इट वाज लेड बाय द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर की। मनमोहन सिंह की सरकार में एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने, जो कि एलपीजी का रिफॉर्म 1991 में करने में बहुत ही मदद करा था, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह ने, तो इन दोनों ने बहुत मदद करी थी ताकि हमारा इकोनॉमी पटरी पर आ सके। तो 2007 में कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इट एम टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन पर बात करने लगे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगा, और ये सही बात है, कि अगर हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक तो दो चीज है, एक प्राइमरी एजुकेशन पर तो फोकस हुआ ही था, लेकिन हम लोग हायर एजुकेशन को भी एक ऊपर लेवल पर बात ले जाने की बात करी हमने। तो कहीं ना कहीं 18 से 23 साल के बच्चे जो हैं, जो मतलब प्राइमरी स्कूल से पढ़कर निकलते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ते हैं, खेती में भिड़ जाते हैं, जो टैलेंटेड लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, तो इस वजह से हायर एजुकेशन को तवज्जो दी गई। फोकस ऑन डिस्टेंट लर्निंग जैसे इग्नू, ठीक है, तो इग्नू लाई गई। कहीं ना कहीं क्या, किस तरीके से उसको देखो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लाया गया ताकि डिस्टेंस भी कर सके लोग। ऐसा ना हो कि सिर्फ जाके वहां, अगर जो लोग अफोर्ड ना कर पाओ, तो वो डिस्टेंस से भी अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है और नौकरी ले सकता है। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे लगाया जाए, कैसे पॉलिटेक्निक का ब्रांच सेटअप किया जाए, ये सब मतलब ये सब पर भी काम किया गया मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा 11th 5 ईयर प्लान में। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, की रैपिड हो और हमारे देश का ज्यादा ग्रोथ हो, खास करके एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, डिलीवरी ऑफ द सर्विस किया गया, किस तरीके से सोशली हम लोग बढ़ सके। ठीक है, यहां तक आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, इस नंबर पर आराम से आप लोग कर सकते हैं। रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी जो 10th 5 ईयर प्लान में लेकर चला गया था, उसमें और कमी आ गई। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना होने दें, और अच्छे से हम लोग साफ सफाई पर ध्यान दें। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ाते रहे जिस तरीके से बढ़ रहा था, इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को, और ग्रोथ कितना हुआ था? 4% एग्रीकल्चर में, 10% इंडस्ट्री में, और सर्विस सेक्टर में 9% का ग्रोथ हुआ था। तो ये एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट वाला 5 ईयर प्लान था। कहीं ना कहीं क्या, हम लोग सारा एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को और सुधारा जा सकता है, या उसका फ्यूचरिस्टिक क्या है, क्या कौन कौन से इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं हमारे कंट्री को लेकर, उसके बारे में भी एक लेक्चर आएगा। ठीक है, आई होप सो 11th 5 ईयर प्लान आप लोगों का क्लियर होगा। अब 12th 5 ईयर प्लान पर आ जाते हैं। 12th 5 ईयर प्लान क्या था? 12th 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, इस वक्त क्या हो गया था कि 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। ठीक है, 2014 में, और 2014 में ही नीति आयोग का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटाकर। प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान को लेकर चला था। ठीक है, तो 2014 में नीति आयोग के आने की वजह से ये 2012 और 17 में जो 12th 5 ईयर प्लान था, जो 12th 5 ईयर प्लान था, वो तो ठीक ही चला, बस एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़चन आ गया था बीच में, जो कि सरकार चेंज की वजह से हुआ। The 12th 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%। 9% ग्रोथ रेट अचीव करने की बात की गई। बट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी की मतलब काउंसिल ने ऑन 27 दिसंबर 2012 अप्रूव द ग्रोथ रेट ऑफ 8%, और 8% का टारगेट एनडीसी के द्वारा रख दिया गया था 12th 5 ईयर प्लान को लेकर। गवर्नमेंट इंटेंडेड टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय 10%, और जो 5% हमारा रिड्यूस हुआ था उसको हम लोग 10% करने की बात हम लोग करने लगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे और आगे हम लोग अच्छे से गरीबी को हटाना चाह रहे थे। यूजिंग अ तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन क्या है, कि ये पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए किया गया था। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अबाउट 1.5% पॉइंट ईच ईयर, and which was the twice of that compared to the 1993, 1994 और 5। मतलब इन 1993 से 1995 के बीच में, मतलब 1993 to 1995 और 2004 और 5 से कहीं ना कहीं ट्वाइस था कि 1.5% जो था हमारा एनुअली रिडक्शन हो रहा था पॉवर्टी में। तो ऑब्जेक्टिव क्या था 12th 5 ईयर प्लान को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट।
ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी की 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी नॉन फार्म एक्टिविटी, मतलब क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटी को छोड़कर कहीं ना कहीं आईटी, मतलब कहीं ना कहीं क्या, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं 50 मिलियन। आई होप सो यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, मैं हूं ना। तो टू रिमूव द जेंडर सोशल गैप इन द स्कूल एनरोलमेंट, की स्कूल में बॉयज ही क्यों ज्यादा अटेंडेंस हो रहा है, गर्ल्स का अटेंडेंस कम क्यों हो रहा है, तो उस पर फोकस किया गया कैसे ये इक्वल किया जाए या कैसे बराबरी पर लाया जाए। ठीक है, टू रिड्यूस मल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन 0 to 3, मतलब आंगनबाड़ी आज के जमाने में बहुत फेमस है। 0 से 3 साल के बच्चों को किस तरीके से न्यूट्रिशनल रखा जाए, और प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरीके से सही मायने में उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू सिखाया जाए, और अपने बच्चे को किस तरीके से वो पालन पोषण करे, उस पर भी फोकस किया गया। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, और क्या इलेक्ट्रिफिकेशन की इलेक्ट्रिसिटी सभी को अच्छे तरीके से मिले, क्या इन द सेंस कि कोई भी ऐसा ना हो कि बिजली की वजह से वो पढ़ ना पा रहा हो। टू इंश्योर 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस अ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर रूरल पॉपुलेशन के पास अच्छे से हो। तो हर घर नल अभी शुरुआत किया गया है। ठीक है, इस पर अभी 2018 के आसपास में, क्यों? ताकि जो हर घर में नल पहुंच सके और प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत फोकस करने की बात की गई। ठीक है, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर्स, मतलब कि फॉरेस्ट लगाने की बात की गई ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूं कि एक इंसान चार पेड़ों का, मतलब क्या, 4 ट्रीज का ऑक्सीजन एक दिन में लेता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना था ताकि पोल्यूशन कम हो सके। टू प्रोवाइड एक्सेस बैंकिंग सर्विस टू द 90% ऑफ हाउस होल्ड, और बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जाए और किस तरीके से मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, आप लोग समझना है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वैसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से ना जुड़े हो, ठीक है, बैंक से ना जुड़े हो, और उनका खाता खुलवाना बैंक में, ठीक है, उनका बैंक में खाता खुलवाना, तो क्या हो जाएगा? उसको क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब लोग जो बैंक में नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर लोग बैंक में नहीं है और इनको अगर बैंक के दायरे के अंदर लाया जा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये बहुत बड़ा टर्म है इकोनॉमिक्स को लेकर, आप लोग याद रखना। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के बारे में बात किया गया था कि तेंदुलकर कमेटी वाज, या तेंदुलकर जो उस हेड कमेटी का हेड था पॉवर्टी लाइन वाले में, तेंदुलकर वाज द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो मनमोहन सिंह की सरकार की थी उसमें वो कहीं ना कहीं मेंबर थे फ्रॉम 2004 to 2008, एंड देन सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ 2008 to 2009, और लास्ट में इसी कमेटी के वो चेयरपर्सन बन गए थे जब वेन सी रंगराजन वैकेटेड द वैकेट, मतलब क्या होता है वैकेटेड? मतलब क्या कि जब खाली हो गई, सी रंगराजन जी ने छोड़ दिया पोस्ट एंटर द राज्यसभा की, वहां से वो राज्यसभा चले गए थे। तब तेंदुलकर ने, जो एस तेंदुलकर जी ने मतलब जो थे, उन्होंने इसका एक चेयरमैनशिप संभाली थी। तो ये याद रखना है। ठीक है, विथ अब फ्यूचर क्या है भाई इसके 12 5 ईयर प्लान की? अब क्या 5 ईयर प्लान सच में आगे खत्म होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा? तो अब 5 ईयर प्लान नहीं है। ठीक है, अब क्या है? अब जो जब से 2014 से नीति आयोग आया है तब से अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से कोई 5 ईयर प्लान का डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया। वो इनिशिएटिव क्या, जब नीति आयोग को बनाया गया तो ये 15 ईयर रोड मैप इन्होंने दिया था, मीडिया के सामने रखा था। तो 15 5 ईयर प्लान में 7 इयर्स विजन और 8 इयर्स, मतलब 7 साल का और 8 साल का विजन, मतलब टोटल 15 साल का विजन इन्होंने क्रिएट करा है। और इसी तरीके में मतलब हर 3 साल में ये रिव्यू करेंगे कि कितना क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जो 13th 5 ईयर प्लान है
आई थिंक सो उसका कोई भी डेटा अभी तक नहीं अवेलेबल है। अगर फ्यूचर में अगर वो 5-5 साल के डेटा को अगर देते हैं, देन वी विल डिस्कस इट थॉरली, हम लोग डिस्कस करेंगे। विद द प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व, नो मोर फॉर्मल प्लान्स वाज मेड फॉर द इकोनॉमी। जैसे प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुआ 1951 में जो बना था, अब वो 2014 में डिसॉल्व हो गया। तो जब से वो डिसॉल्व हुआ तब से कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं, बल्कि एक, ये क्या बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनेगा कि डिफेंस 5 ईयर डिफेंस प्लान को अभी भी कंटिन्यू किया गया है, कि मतलब डिफेंस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर 5 ईयरली प्लान कैसे बनाकर आगे बढ़ा जाए। लेटेस्ट वुड भी अगर होगा आगे चलकर तो क्या होगा, 2017 से 2022 तक के लिए कहीं ना कहीं एक 13 5 ईयर प्लान, बट ये 13 5 ईयर प्लान नहीं होगा। अभी ये कहीं ना कहीं किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सरकार के द्वारा वैसा या कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है, या हमारी जानकारी में तो नहीं है, हम लोगों की जानकारी में नहीं। अगर होगी तो वी विल डिस्कस इट। चलिए, आई होप सो पूरा 5 ईयर प्लान आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां नहीं कर पाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और इसी तरीके से हम लोग एनडीए को पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे, एक एक कर इकोनॉमिक्स करेंगे, पॉलिटिकल साइंस करेंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर को भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।